In last two chapters, chapter number 1 and chapter number 2, we have learned about static electricity, that is the electricity which do not flow. Now in third chapter, the chapter name is current electricity. That means in this particular chapter we will learn about the current which flows from one place to another place. Clear? So first of all, we see what is electric current. So electric current, it is denoted by I, and we simply define it the rate of flow of charge. The rate of flow of charge is called electric current, or you can say the charge flows in 1 second through any conductor is known as electric current. Clear? So what is its SI unit? SI unit of charge is coulomb per second, or it is also known as ampere. So this is the meaning of electric current, the rate of flow of charge, or you can say the charge flows in 1 second through any conductor is known as electric current. क्लियर? अब देखिए, जब हम क्या करते हैं, किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, तो किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अलावा पॉजिटिव आयंस भी प्रेजेंट होते हैं। तो पोटेंशियल अप्लाई करने से इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी प्रोड्यूस होती है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इनमें एक फोर्स अप्लाई होने लगता है और ये कंडक्टर के अंदर मूव करने लगते हैं। लेकिन इनका मूवमेंट जो है ये बिल्कुल आसान नहीं होता, क्योंकि अंदर पॉजिटिव आयंस का ट्रैफिक भी मौजूद है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को वन एंड से अदर एंड तक पहुंचने में बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस पार करने होते हैं। सो दीज ऑब्स्ट्रक्शन, दैट मीन्स द ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस्ड बाय the conductor in the path of flow of electrons or current is called resistance of the conductor. इसी को हम रेजिस्टेंस बोल देते हैं। मतलब ऑब्स्ट्रक्शन जितना ज़्यादा होगा तो फ्लो ऑफ करंट जो है वो उतना ही टफ होगा। क्लियर? तो नाउ वी सी ओम्स लॉ। तो ओम ने क्या बोला कि अगर हम किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रखें, मतलब चेंज ना करें, फिजिकल कंडीशन लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, हाँ, तो इफ अकॉर्डिंग टू ओम, इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ एनी कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, देन द पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, it is directly proportional to current flowing through the conductor, that is V proportional I. Now if you remove this proportional sign and put equal sign, we have to take a constant. The constant is R, where R is a proportionality constant called resistance of the conductor. तो बाय इक्वेशन 1, वैल्यू ऑफ आर विल बी V by I, एंड इट्स यूनिट इज वोल्ट पर एम्पियर. वोल्ट पर एम्पियर इज ऑल्सो नोन एज ओम, एंड दिस इज द सिंबल ऑफ ओम. वोल्ट पर एम्पियर को ओम ने अपने नाम पे इसकी यूनिट दे दी ओम, है ना, और ये सिंबल यूज़ करते हैं हम इसको. तो रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टेंस? द ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस्ड बाय कंडक्टर इन द पाथ ऑफ फ्लोइंग ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. क्लियर? तो दिस इज ओम्स लॉ. Now the resistance of any conductor, it is depends on first of all material.
ऑफ कंडक्टर। दैट मीन्स अगर किसी कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो ये किस पर डिपेंड करता है कि जो हमने वायर लिया है या जो कंडक्टर लिया है वो किस मटेरियल का है। सेकेंडली, R डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ वायर एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। R is inversely proportional to area of cross section. That means, है ना, वायर का एरिया जितना ज़्यादा होगा मीन्स वायर मोटा जितना होगा, थिकनेस वायर की ज़्यादा होगी तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। और वायर की थिकनेस अगर कम है, पतला है वायर, तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। मतलब पतले वायरों का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, मोटे वायर्स का रेजिस्टेंस कम होता है। सिमिलरली वायर जितना ज़्यादा लंबा होगा उसका रेजिस्टेंस भी उतना ज़्यादा होगा। क्लियर? एंड ऑल्सो रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो अगर आप किसी रेजिस्टेंस का किसी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। और अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब देखना, अभी हमने देखा कि टेम्परेचर डिक्रीज करो तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होता है। टेम्परेचर डिक्रीज करते 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 हम ऐसी कंडीशन में पहुंच जाएं कि इसका रेजिस्टेंस कम होते होते 0 पर आ जाए। सो दिस फिनोमिनन ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर और एट लो टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बिकम 0. This phenomenon is called superconductivity and the substance is known as superconductor. तो सुपरकंडक्टिविटी क्या है कि टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पर किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस का 0 हो जाना, कम होते होते, इस फिनोमिनन को हम बोल देते हैं सुपरकंडक्टिविटी। और जो सब्सटेंस में ये घटना हो रही है, जिसमें ये फिनोमिनन अकर होता है, ऐसे सब्सटेंसेस को सुपरकंडक्टर बोलते हैं। क्लियर? अब अभी आपने ये देखा कि पोटेंशियल अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन अंदर मूव करने लगते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही एक्सेलरेट होते हैं तो आयंस को हिट करते हैं। आयंस हिट करने से इनकी वेलोसिटी 0 हो जाती है और आफ्टर दैट फोर्स तो कंटिन्यूसली अप्लाइड हो ही रहा है ड्यू टू पोटेंशियल, तो ये फिर से अपनी वेलोसिटी v को गेन कर लेते हैं। फिर हिट होगी किसी आयन से तो फिर इनकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अगेन दे गेन देयर ओरिजिनल वेलोसिटी v. So the average velocity inside conductor, average velocity of electrons inside conductor is known as their drift velocity and it is denoted by Vd. ड्रिफ्ट वेलोसिटी को Vd से शो करते हैं। क्या है ये? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज कैसे निकलेगा? 0 + v/2। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड एनी कंडक्टर इज कॉल्ड देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर? अब देखिए, हमने ये देखा कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से फ्लो ऑफ करंट कम हो जाता है, मतलब कंडक्टिविटी कम हो जाती है। तो जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो बैड कंडक्टर कहलाएगा इलेक्ट्रिसिटी का, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो अच्छा कंडक्टर कहलाएगा। तो हम एक कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो कंडक्टिविटी को हम बोल सकते हैं कि द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एंड इट इज डिनोटेड बाय G. कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस कम तो कंडक्टिविटी ज़्यादा, रेजिस्टेंस ज़्यादा तो कंडक्टिविटी कम, है ना। इसकी यूनिट क्या बनेगी? 1/ओम, दैट इज ओम इनवर्स। और इसी को हम मोह, MHO, मोह भी बोल देते हैं। ओम इनवर्स का एक और नाम मोह है। क्लियर? तो दिस इज द मीनिंग ऑफ कंडक्टिविटी, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। क्लियर?
Now see here, we have seen that R is directly proportional to L and R is inversely proportional to A. If we combine these two equations, we get R proportional L by A. And again, if we put equal sign in place of proportional sign, we have to take a constant, that is rho. Here rho is a proportionality constant called specific resistance of the wire or of the conductor. इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं. तो इस इक्वेशन से अगर आप रो की वैल्यू निकालते हैं तो रो की वैल्यू क्या आएगी आपकी, R इंटू ए बाय एल. रो का फॉर्मूला ये बनेगा, रो इज इक्वल टू R इंटू ए बाय एल, साइड चेंज करने पर, है ना. यूनिट रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर और लेंथ की मीटर, तो 1 मीटर कटेगा तो ओम इंटू मीटर इसकी यूनिट बनेगी. दिस इज कॉल्ड व्हाट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. सो यू कैन डिफाइन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बाय दिस टर्म. सी, if in this particular equation we take A is equal to 1 meter square and L is equal to 1 meter only, तो A की वैल्यू अगर 1 मीटर स्क्वायर ले ली आपने एरिया और लेंथ की वैल्यू 1 मीटर ले ली हमने, तो आपको रो इज इक्वल टू R मिलेगा. तो यहां से हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं. क्या बोलेंगे हम, ये R मीन्स रेजिस्टेंस. सो वी सेड व्हाट, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ यूनिट लेंथ and unit area of cross section is called specific resistance of the wire. Clear? So this is the meaning of specific resistance. Now you have seen that the reciprocal of resistance is called conductivity. This is specific resistance, rho. So the reciprocal of specific resistance is known as specific conductivity, and the specific conductivity is denoted by sigma. This is the meaning of specific conductivity. Rho is equal to 1 by sigma is equal to 1 by rho. तो rho का मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी, ओम इंटू मीटर. तो अगर आप यहां देखें तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इसका रेसिप्रोकल है, तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स. रेसिप्रोकल ऑफ ओम इंटू मीटर, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स. ओम इनवर्स को अभी मैंने आपको बताया कि ओम इनवर्स को हम मोहो भी बोलते हैं, MHO. तो ओम इनवर्स यानी मोहो इंटू मीटर इनवर्स भी हम इसको लिख सकते हैं और करके. हाँ, सो दिस इज व्हाट, SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी. क्लियर? ओके, आफ्टर दैट वी सी व्हाट, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, है ना. रेजिस्टेंसेस को आपस में कंबाइंड कैसे कर सकते हैं, तो रेजिस्टेंस को आपस में कंबाइंड करने के 2 तरीके होते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन में और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में. हाँ, now we see what is series combination. So suppose we have 3 resistors. पहला रजिस्टर और रेजिस्टेंस है हमारे पास जिसका रेजिस्टेंस R1 है. अनदर रेजिस्टेंस we have R2, another resistor of resistance R2, and we have another third resistor of resistance R3. This is the symbol of रेजिस्टेंस को सिंबल में ऐसे शो करते हैं. क्लियर? तो मान लीजिए हम क्या करें, इफ वी कनेक्ट द सेकेंड आर्म ऑफ फर्स्ट रजिस्टर टू द फर्स्ट आर्म ऑफ सेकेंड रजिस्टर लाइक दिस, कंबाइंड कर दें हम यहाँ से.
second arm of second register is connected to the first arm of third register, and if we connect first arm of first register and second arm of third register with a battery key K, then this combination is called series combination of resistances. Similarly, if you have more resistors, we connect in similar way. Clear? So suppose on applying key of the circuit, the current flows through the circuit भी कैपिटल I. तो आप क्लियरली देख सकते हो कि करंट I तीनों रजिस्टर्स को करंट I ही मिलेगा, बिकॉज देयर इज नो अदर पाथ अवेलेबल टू फ्लो द करंट. सो I in this combination, the value of I for all resistors will be same. That means in series combination the value of current is constant. तो ये करंट I तीनों से फ्लो होगा पूरे सर्किट में, ऐसा इस तरीके से पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल की तरफ पूरा करंट फ्लो होने लगेगा I. सपोज पोटेंशियल अक्रॉस फर्स्ट रजिस्टर भी V1, पोटेंशियल अक्रॉस the ends of second resistor be V2 and potential across the third resistor be V3. So you can see clearly the total potential of the circuit V will be V1 plus V2 plus V3. total potential इतना होगा V1 plus V2 plus V3. Clear? Now by Ohm's law, V इक्वल होता है R इंटू आई. ओम्स लॉ में हमने देखा V इज इक्वल टू कितना होता है R इंटू आई. तो बाय दिस फॉर्मूला द वैल्यू ऑफ V1 विल बी R1I. V1 will be R1I because current I is same for all the resistors. So V1 is equal to R1I. Similarly, V2 will be R2 into I and V3 will be R3 into I. Put these value in equation number 1. So by equation 1 you get what? Ri, value of V, Ri, V1 R1I plus V2 R2I plus V3 R3I. हाँ, पूरे इक्वेशन में आपको I कॉमन दिख रहा होगा. पूरे इक्वेशन में मैं I का डिवाइड कर देता हूँ. सो our resultant resistance R is equal to we get R1 plus R2 plus R3. This is resultant resistance of series combination of 3 resistances. If you have 4 resistance, then plus R4 will be there. And if you have n resistances connected in series combination, then the resultant resistance will be R1 plus R2 plus R3 plus and so on plus Rn up to Rn. Clear? So this is the formula of resultant resistance in series combination. You can clearly, or you have to remember that this formula is just opposite to the series combination of 3 capacitors. कैपेसिटर में ऐसा फॉर्मूला पैरेलल कॉम्बिनेशन का था, इसमें किसका है? सीरीज का है ना. तो थोड़ा सा ध्यान रख के काम करना है भाई. चलिए, नाउ वी सी व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो सपोज अगेन वी हैव सेम 3 रेजिस्टेंसेस ओवर हेयर ऑल्सो. फर्स्ट रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R1, second register of resistance R2, and again the third register of resistance R3. Now if we connect first arms of all 3 resistors to a fixed point A like this, and second arms of all resistors to another fixed point B,
and then we connect a battery between point A and point B with key. So then this combination is called parallel combination of resistances. In this case, see, if we put key K, so current I will establish in the circuit. This current I will divide into three parts at point A. At point A there are three paths, conducting paths are available, so current will go through all the parts. We are letting that, let I1 part goes through resistor R1, I2 current goes through resistor R2, and I3 current goes through resistor R3. Again at point B they combine together and total current is again I. Clear? So one more thing you can see clearly, all three resistances are connected between two fixed point A and B. So whatever the potential between A and B will be the same for all three resistances. जो पोटेंशियल होगा ए और बी के बीच में वो तीनों रेजिस्टेंस के लिए एक जैसा ही हो जाएगा, बिकॉज ऑल थ्री रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड बिटवीन बोथ सेम पॉइंट. क्लियर? So in this particular case you can see clearly current I is divided into three parts, potential is same for all, whereas in series combination the potential is different for all and the value of current is same for all. So in this case we have total current. Total current will be I is equal to I1 plus I2 plus I3. This is our equation number 1. Now by Ohm's law, V is equal to R I से अगर हम I की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये V अपॉन R आएगी. तो why this I1 will be V by R1 because V is same for all. I2 V by R2 and I3 V by R3. Now if we put these values in equation number 1 we get what? Value of I is V by R, I1 V by R1, I2 V by R2 and I3 is V by R3. In this particular equation you can see clearly V is same for all, so we can divide whole equation by V divided by V. So you get what? Divided by V, so we get 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, and this is formula of resultant resistance in parallel combination. Clear? So these two ways to combine resistances. In this formula also, if you have connected n resistances in parallel combination, then your resultant formula also be 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus and so on plus 1 upon Rn. मतलब जितने भी रेजिस्टेंस आप कनेक्ट कर दोगे इसी में इसी ऑर्डर में वो और ऐड होते चले जाएंगे. क्लियर? सो दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस. क्लियर? ओके. नेगेटिव पोल में पहुंच रहे हो आप तो ये कंप्लीट साइकिल कहलाएगा, मतलब ऐसी कंडीशन में दोनों पॉजिटिव होंगे. तो देखना अगर मैं बैटरी E1 के पॉजिटिव एंड से मूव करना शुरू करूं तो मैं बैटरी E2 के पॉजिटिव पर ही एंड हो रहा हूं. का मतलब यह है कि अगर हमने E1 पॉजिटिव लिया है तो E2 कैसा लेना पड़ेगा हमको? नेगेटिव. अगर बैटरी E2 के माइनस पोल पे पहुंचते आप ऐसा साइकिल लगा के
तो दोनों पॉजिटिव ले लेते फिर हम, या दोनों नेगेटिव भी ले सकते हैं। ठीक है, तो E1 से चले, E2 के पॉजिटिव पर एंड हो रहा है, ये का मतलब है दोनों अगेंस्ट साइन के होंगे। जबकि नॉर्मली क्या होता है, लोगों को क्या लगेगा कि प्लस से चले, प्लस पर ही एंड हुए, दोनों पॉजिटिव। हाँ, कंप्लीट साइकिल प्लस से शुरू होता है तो माइनस पे एंड होना चाहिए। आप प्लस से शुरू करके प्लस पर ही एंड करोगे अगर, तो आपकी साइकिल बैटरी की कंप्लीट ही नहीं होगी ना। हाँ, तो प्लस से स्टार्ट करके किस पर एंड होना चाहिए, माइनस पर। तो बैटरी E1 के प्लस से स्टार्ट किया मैंने मूविंग विद द डायरेक्शन ऑफ I1। तो अगर आप बैटरी E2 के पॉजिटिव पोल पर पहुंच रहे हो तो अभी E2 नेगेटिव लेना पड़ेगा आपको, मतलब माइनस आएगा। तो ये फर्स्ट ट्रैप में मैंने सेकेंड लॉ किरचॉफ का लगाया है, ऐसे लगेगा भाई। एक बार और देखें सेकेंड वाले में, इन ट्रैप CDEF, तो देखना I2 करंट किससे फ्लो हो रहा है, R2 से, तो I2 इंटू R2। ठीक है, आगे बढ़ो, तो I1 प्लस I2 करंट जा रहा है किसमें, R3 में, तो R3 इंटू I1 प्लस I2 हो जाएगा। द सम ऑफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट फ्लोइंग एंड करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF प्रेजेंट इन द ट्रैप। तो आप देख रहे होंगे कि इस वाले ट्रैप में आपको एक ही EMF दिख रहा है, E2, बस, दो है ही नहीं। तो उस तरफ तो कोई बात नहीं, E2 अकेला आएगा, देख लो, एक ही इस वाले ट्रैप में बस देखें आप। ठीक है, अब यहां देखिए I2 साथ में, I2 के डायरेक्शन में हम चले तो I1 प्लस I2 का डायरेक्शन सेम है क्या, जैसा I1 का था, का मतलब है इसमें बीच में क्या लगेगा, तो डायरेक्शन अगर करंट का सेम पड़ रहा है तो प्लस साइन लगेगा, करंट का डायरेक्शन अपोजिट पड़ गया है तो जो अपोजिट पड़ जाए वो नेगेटिव ले लो आप। क्लियर, तो सेम लॉ, सेकंड लॉ ही मैंने दो अलग अलग ट्रैप में आपको लगा के दिखाया भैया। और इस तरफ हम इसलिए नहीं देखेंगे कि दूसरा EMF है ही नहीं कि साइन चेक करें। हाँ, मान लीजिए यहां पर एक और बैटरी होती E3 सपोज ऐसा होता, तो हमने देखा फिर क्या देखता मैं, E2 और E3 दोनों तो आ जाते हैं। तो अब अपन किससे, E2 से चले और E3 के नेगेटिव पर हम एंड हो रहे हैं, तो हम दोनों में क्या लेते, फिर प्लस ले लेते। अभी इसमें क्या हुआ था, E1 के पॉजिटिव से चले थे हम नेगेटिव की तरफ, तो E2 का पॉजिटिव ही पड़ गया था रास्ते में, तो इसका मतलब E2 हमको नेगेटिव लेना पड़ा। इधर देखें आप, ये चले हम ट्रैप पर, तो लास्ट बैटरी के नेगेटिव पोल पर आप एंड पहुंच रहे हो, का मतलब आप दोनों पॉजिटिव लोगे आप। दिस इज द मीनिंग ऑफ एल्जेब्रिक सम इन बैटरी। इन EMF ऐसा देखना है, और करंट कैसे देखना है कि करंट के एक करंट के डायरेक्शन में आप चल दो, I1 ऐसा जा रहा ना, तो आप भी इसी के साथ चल दो। अगर दूसरा करंट आपसे टकरा रहा है आके तो वो नेगेटिव है फिर, और आपके साथ में ही चल दे तो पॉजिटिव, सिंपल। इस वाले में देखो ट्रैप में I2 के साथ मैं भी चल दिया ये, तो I1 प्लस I2 भी मेरे साथ ही चल रहा है, तो मैंने दोनों पॉजिटिव ले लिए। क्लियर, तो करंट का एल्जेब्रिक सम ऐसे ले लेना चाहिए, EMF को ऐसे देखना चाहिए। प्लस से चले हो, प्लस पर एंड हो रहा है तो एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव होगा, और प्लस से चले हो और दूसरी बैटरी के माइनस पर एंड कर रहे हो आप नेगेटिव पोल पर, ये का मतलब दोनों पॉजिटिव होंगे। दोनों नेगेटिव भी ले सकते हैं, दोनों पॉजिटिव भी ले सकते हैं, सेम साइन लेना है कुल मिला के। क्लियर, तो दिस इज हाउ वी कैन अप्लाई सेकंड लॉ। तो व्हाट इज सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ, इन एनी क्लोज ट्रैप ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट the algebraic sum of the product of current flowing through the current flowing and corresponding resistances is equal to the algebraic sum of EMF present in the trap. Clear? So this is second law. And the what is first law? In any electric junction, the sum of currents
entering the junction is equal to sum of current leaving the junction. This is first law Kirchhoff's. क्लियर? तो ये दोनों नियम हमसे लिखते भी बनना चाहिए, लगाते भी बनना, लगाते बहुत जरूरी है बनना, ठीक है।